अस्सलाम वालेकुम। असल बात में खुशामदीद, मैं हूं फ़हीम भट्टी। पहली आलमी जंग में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। यहूदियों के लिए फ़लस्तीन उनका आबाई वतन था, लेकिन इस इलाके में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनी अरब इस दावे के मुखालिफ थे। उनसे लड़ाइयों के बायस यहूदी यहाँ से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके थे, लेकिन वहाँ उनके हालात कुछ ठीक नहीं थे। बरतानिया के फ़लस्तीन पर कब्जे के बाद वो वापस आना शुरू हो गए। 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान इस इलाके में पहुंचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल कर लिया, लेकिन अरबों ने इसे मुस्तरद कर दिया। 1948 में इस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने इस नए मुल्क पर हमला कर दिया। इस जंग के दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। इस वाक़े को अल नकबा या तबाही के नाम से याद किया जाता है। 1949 में जब जंग बंदी हुई तो उस वक्त तक इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्जा कर लिया था। उर्दन ने मगरबी किनारे पर कब्जा किया, जबकि मिस्र ने गजा पर कब्जा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से पर इसराइली अफवाज और मशरकी इलाके पर उर्दन की फ़ौज का कंट्रोल था। 1949 की इस जंग बंदी के बावजूद इलाके में पायदार अमन कायम न हो सका और उसके बाद की दहाइयों में मजीद जंगें और लड़ाइयाँ हुई। 1967 में होने वाली अरब इसराइल जंग में इसराइल ने मशरकी बैतुल मुक़द्दस और गरबी उर्दन के साथ साथ शाम के गोलान के पहाड़ों, गजा और मिस्री जजीरा नुमा सिनाई पर भी कब्जा कर लिया। इस जंग से अरब ममालिक इसराइल से खौफजदा हो गए, लेकिन फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद जारी रही। 2006 में इसराइल ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। अमरीका और सारे मगरबी ममालिक ने इसराइल का साथ दिया, लेकिन वो लबनान में न सिर्फ हिज़्बुल्लाह का स्ट्रक्चर तबाह ना कर सका, बल्कि अपना काफ़ी नुकसान भी करवा बैठा। 39 रोज़ा इस जंग में इसराइल को फ़ौजी, सियासी और इखलाकी लिहाज से बहुत बुरी शिकस्त हुई। इस शिकस्त से अरब ममालिक पर इसराइल का खौफ भी ख़त्म हो गया। इसराइल ने जंग में शिकस्त की शर्मिंदगी मिटाने के लिए गजा में यहूदियों की बस्तियों की तामीर तेज़ कर दी। इसराइल ने अपना दारुल हुकूमत भी तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने का फैसला किया, जिससे कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ और दोनों तरफ से किसी हतमी कार्रवाई की तैयारी की जाने लगी, जिसके नतीजे में हमास ने 7 अक्टूबर 2024 की सुबह इसराइल को रॉकेट से निशाना बनाया। इस पर इसराइल ने गजा पर खुला हमला कर दिया। हमास इसराइल के इस जंग में अभी तक 32,000 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 75,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। जबकि हमास के हमलों से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की 20 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में 95 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, 16 सहाफ़ी जख्मी, जबकि 4 लापता और 25 गिरफ्तार किए गए हैं। 3,400 हेल्थ वर्कर्स इस जंग में जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की 1 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में कुल 36 अस्पताल हैं जिनको बमबारी का निशाना बनाया गया और अब सिर्फ 12 अस्पताल जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। इस जंग को रोकने के लिए अमेरिका ने 20 फरवरी को सलामती काउंसिल की करारदाद तीसरी बार वीटो की। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा पर अमेरिका 1947 से अब तक 36 बार वीटो पावर इस्तेमाल कर चुका है। एक बार फिर जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज़ गजा में जंग बंदी के लिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग के असरात और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत की है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अब सऊदी अरब से मिस्र और फिर इसराइल जाएंगे। इसराइल हमास जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6ठी बार मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं। अब देखना है कि इसराइल का ये खूनी खेल कब तक ख़त्म होता है, जिसमें गजा की 23 लाख आबादी में से 90% बेघर हो चुकी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि शुमाली गजा के तमाम इलाके मई तक कहत का शिकार हो जाएंगे।
जहां पहले ही 70% आबादी को बदतरीन भूख का सामना है। इस पे बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सिद्दीक साहब और साबिर अबू मरियम साहब। वेलकम कहते हैं जी आपको। साबिर साहब, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा इंसानी अलमी है और जो दुनिया उसके लिए, उसके ज़मीर के लिए ये कितना बड़ा सवालिया निशान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल जो आपने बात की है कि इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है वो यकीनन एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, और ऐसा इंसानी अलमिया हमें तारीख में इससे पहले कभी नहीं नजर आता है कि इतना बदतरीन जुल्म है, सफाकियत है और एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज जेनोसाइड है फ़लस्तीनियों की, जो अमेरिका की सरपरस्ती में गासिब से हुकूमत इसराइल कर रही है। और जहाँ तक ये गासिब हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए ये कोई जगह यहूदियों की नहीं, ना ही यहाँ पर कोई यहूदियों का कोई क्लेम था, बल्कि ये जगह 1948 तक यहाँ पर मुसलमान भी बसते थे, यहाँ पर मसीही भी थे और यहूदी भी थे, ये तीनों के लिए बराबर थी। लेकिन ये जो सहूनी है, जिन्होंने 1799 में पहली मरतबा नेपोलियन बोनापार्ट ने ये शोशा छोड़ा और कहा कि यहाँ पर दुनिया भर से लाकर यहूदियों को आबाद किया जाए और एक यहूदी रियासत बना दी जाए, तो वहां से ये सिलसिला चला और फिर ट्यूगर हर्जल और बिन गोरियन जैसे लोगों ने आकर इसको जो है वो आकर इसको वो किया। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला 1948 तक चला। तो लिहाजा ये बात भी हमारे आवाम को पता हो कि ये सरजमीन शुरू से फलस्तीनियों की थी, और आज भी दुनिया के अंदर यहूदी है, जो असल यहूदी हैं, जो तौरात के फॉलोवर्स हैं, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स हैं, वो सेहुनिज्म के खिलाफ हैं। वो सेहुनिज्म को पसंद नहीं करते। वो सेहुनिज्म को बिल्कुल वो कहते हैं कि ये हमारी तालीमात के खिलाफ है। हत्ता वो यहाँ तक कहते हैं कि जो इसराइल का वजूद है वो तौरात की तालीमात के मुताबिक नहीं है। तो लिहाजा ये मसला कोई यहूदियों और मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मसला एक इंसानियत का मसला है, पूरी दुनिया के एक पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम करने का मसला है। और जिस दिन 1948 से ये गासिब सुन्नी हुकूमत कायम हुई है, हम इसके विटनेस हैं कि दुनिया में जो पहले जंगें लड़ी गई वो भी इसी रियासत को बनाने के लिए लड़ी गई, और जब ये कायम हो गई तो इसने और खून का बाजार जो है वो गर्म किया। ना सिर्फ ये फलस्तीन पर काबिज रही, बल्कि लुबनान पर कब्जा किया, इसने शाम के इलाकों पे कब्जा किया, वो मिस्र के इलाकों पे कब्जा किया, उर्दन के इलाकों पे कब्जा किया। तो इनके तो जो अजाइम है वो बड़े अजाइम है। ये तो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया के रिसोर्सेज को हड़प जाना चाहते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये अमेरिका की सरपरस्ती में हो रहा है। अमेरिकी हुकूमत इस कत्लेआम की, इस नस्ल कुशी की उसी तरह जिम्मेदार है जिस तरह गासिब सेहूनी हुकूमत जिम्मेदार है। तो इसको बंद होना चाहिए फिलफौर, सबसे पहली बात यह है। और फलस्तीनियों को फिलफौर वहाँ पे उनकी रीबिल्ड उनके लिए किया जाए, उनको घरों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उनकी सेहत को ख्याल रखा जाए। क्योंकि देखिए वहाँ भूख है, वहाँ पर कहत है। पिछले 2 से ढाई हफ्तों में 18 बच्चे भूख से मर गए। अब ये गोलियों से नहीं मरे हैं, मिसाइलों से नहीं, बल्कि ये 18 बच्चे भूख से मरे हैं। पीने को पानी वहां पर नहीं है, खुराक नहीं है, ठीक है ना। और बदकिस्मती इसके ऊपर है कि हमारे जो अरब दुनिया के हुक्मरान है, खासतौर पर तुर्की है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात है, बहरीन है, ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, ये इसराइल को जो है वो खुराक की तरसील कर रहे हैं, पानी की तरसील कर रहे हैं, ये इसराइल के लिए तेल भेज रहे हैं, ये गैस भेज रहे हैं। ये बड़ी बदबख्ती है। तो हमें इस वक्त जो है वो यूनाइट होने की जरूरत है। ये वक्त है कि पूरी मुस्लिम दुनिया और खासतौर पर हमारे अरब हुक्मरान यूनाइटेड हों, मुत्तहिद हों, और सबसे पहला काम करें कि इसराइल से अपने ताल्लुकात खत्म करें, इसराइल को सप्लाई बंद करें, और जो सप्लाई देनी है वो फलस्तीनियों के लिए दें, उनको जरूरत है इस वक्त। ठीक है जावेद साहब, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह के बाद शुमाली गजा में मुकम्मल तौर पे कहत आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से जबर और जुल्म जारी है, अपैरेंटली तो दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो कि इसराइल को रोक सके। तो अगर कैद की सूरत में तो फिर ना जाने कितने और मासूम जाने, कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितनी खवातीन, कितने मर्द हजरात जो हैं वो भूख से बिलबिला के इस दुनिया से चले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। और इस सारी ट्रेजेडी को, इस सारे अलमिये को सारी दुनिया और इंसानी हकूक और इंसानी हमदर्दी के चैंपियन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दूसरे मगरबी ममालिक जो हैं, मुजरिमाना खामोशी से इसको देख रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे भूख से मर रहे हैं, बच्चे भूख से बिलबला रहे हैं, और अस्पतालों पर बम्बार्डमेंट हो रही है, और पनाहगज़ीनों के कैंपों का निशाना बनाया जा रहा है, एम्बुलेंसेस को स्पेयर नहीं किया जा रहा, स्कूल्स को, यूएन की इमारत को भी इन्होंने टारगेट किया है, और कोई जगह, कोई जाय पनाह उनके लिए है ही नहीं है। सो इस सूरत हाल में जबकि उनको खुराक, अद्वियात और खाने पीने की बुनियादी अशिया ये नहीं मिल रही, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे। और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल खुद
कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। यूएन का अपना जो सिस्टम है जिसके तहत वो खुराक पहुँचाता है गज़ा में और मुख्तलिफ इलाकों में जो जंग से मुतासरा हैं, जेनोसाइडल वार से मुतासरा हैं, वहाँ पे वो खुद उनके सिस्टम को इन्होंने तबाह कर दिया है और इजरायली फ़ौज जो है वो खुराक की फराहमी और रसद को डिसरप्ट कर रही है, उसको रोक रही है। सो ये सारी चीज़ें और मुसलमान ममालिक जो हैं, उन्होंने तो हद कर दी है और वो मुसलमान जो 1 अरब, 1.5 अरब से ज़्यादा है इस वक़्त दुनिया में, उनकी फ़ौज अगर मजमूई तौर पर देखी जाए, तो कई लाख है, 40-50 लाख के करीब फ़ौज है। वो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, तमाशा देख रहे हैं और इसराइली जो है, उनको ये समझ आ गई है कि इस्लामी दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, जावेद साहब, जैसे कोई आप ये बात कुव्वत कर नहीं रहे है, हैं कोई कि जैसे कि मुस्लिम ममालिक में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, ऐसे हुक्मरान नहीं है जो कि इस जुल्म को रुकवा सकें या कोई अपना रोल अदा कर सकें। अब आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ मुसलमान, जिस तरीके से रमज़ान का महीना है, हम सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, हमारे लिए नेमतें मैसर हैं, इवन बावजूद इसके कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी अफराद रह रहे हैं, उनको भी अफ्तारी सहरी मैसर होती है। ऐसी सूरत में फ़लस्तीन में इस वक्त पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, वो बिला के इस दुनिया से जा रहे हैं, कहत देखिए का ना, वहाँ पे समय है जो ये और अस्पतालों जो को भी ये बमबारी की जा रही है। तो क्या कम से कम इंसानी हमदर्दी के तहत क्या मिस्र को आप समझते हैं बॉर्डर खोलना चाहिए, और जो मुस्लिम ममालिक हैं या दुनिया के बाकी ममालिक जो कि कोशिश भी कर रहे हैं, वो कम से कम मरीजों को, ज़ख्मियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहाँ से उनका इनखला कर ले, उनके ट्रीटमेंट हो जाए? बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। देखें ना, मिस्र जो है इमीडिएट उनका नेबर है, जॉर्डन है उनका नेबर है, सऊदी अरेबिया भी उनकी नेबरहुड में है और कई दूसरे ममालिक हैं, तुर्की भी है और तुर्की के और इन ममालिक के उनके साथ सफारती ताल्लुकात रहे हैं और अब तक शायद हैं या अभी उन्होंने ख़त्म किए हुए हैं, सस्पेंड किए हुए हैं। तो वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इनके ऊपर, इसराइलियों के ऊपर, नेतन्याहू की हुकूमत के ऊपर कि ये जुल्म तो बंद करो, लोगों को खाना दो। और वो लोग जो लड़ नहीं रहे, बच्चे तो नहीं लड़ रहे, खवातीन तो नहीं लड़ रही और बीमार लोग और बुजुर्ग लोग जो हैं वो नहीं लड़ रहे, नॉन तो कॉम्बेटेंट्स जावेद जो साहब, लड़ कता नहीं रहे कलामी के लिए होते माजरत, जिनके आप क्या समझते हैं जनीवा कन्वेंशन का इतलाक नहीं होता ऐसी सूरत हाल में? बिल्कुल होता है और आपने देखा जो इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है उसने इसको जेनोसाइडल वॉर कहा है और उन्होंने कहा कि इसको इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। आप देखें कि ये कितनी बड़ी मुनाफकत है कि एक तो आईसीजी जो है उसने ये कहा है, उधर से सारी इंसानी 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 हकूक की तंजीमें जो है वो चीख रही हैं कि इसको बंद किया जाना चाहिए और मगरबी मुल्कों में अमेरिका समेत लाखों लोग सड़कों पे आए हैं कि वार को बंद करें, सीज फायर हो, लेकिन किसी के ऊपर कान कान पर जू नहीं रही थी और खास तौर पर अमेरिका उन तमाम करारदादों को जो जंगबंदी के लिए पेश की गई उनको वीटो कर दिया गया। उनको सो वीटो ये कर दिया, और क्या दूसरी जानिब फिर जो अमरीकी वजीर खारजा है एंटोनी ब्लिंकन, वो जाके सऊदी वली अहद से मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग बंदी के लिए अपना रोल किरदार अदा करें। ये वो तो क्या मजाक रोल नहीं है प्ले जावेद करें? साहब? आपने आपने तो करारदाद वीटो कर दिया। अगर आप वीटो ना करते तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पास इख्तियार था कि वो जबरदस्ती इस पर अमल दरामद कराए। उनके पास आईन उसकी जो कानूनी हैसियत है और उनके पास जो कानूनी इख्तियारात हैं इंटरनेशनल लॉ के तहत, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैन इंटरवीन और वो सीज फायर ठीक है। पर अमल दरामद करा सकती थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं होने दिया। ठीक है, साबिर साहब, आप फ़लस्तीन फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अभी लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त क्या है गजा की? है इस वक्त यही है कि जो हमारे सामने आ रही है कि 17 लाख लोग हैं वो रफा क्रॉसिंग पर बैठे हैं, बेचारों मददगार हैं। और वो मिस्र पर भी अमेरिका की तरफ से पाबंदियां हैं। अमेरिका ने मिस्र को पाबंदियां लगा रखी हैं कि वो एक महदूद मुद्दत के लिए कभी वो बॉर्डर को खोलते हैं, जिसमें से बहुत ही लिमिटेड, यानी एक आटे में बहुत ही मामूली नमक के बराबर भी इमदाद जो है वो दाखिल हो पाती है, और जो कि नाकाफी है। और फिर कई दिनों तक फिर उस इमदाद का इंतजार करना पड़ता है। फिर दोबारा से लोग उसी सूरत हाल में चले जाते हैं जिस पर वो पहले खड़े थे। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन एक सूरत हाल वो गजा के अंदर है जो इस्लामी मुजाहमत की है, कि इस्लामी मुजाहमत ने मुसलसल
इसराइल को बड़ी कारी ज़रबें लगाना शुरू कर रखी हैं, जो तेज होती चली जा रही हैं, ना सिर्फ वहां पर बल्कि लबनान, यमन, शाम और इराक की तरफ से गुज़िश्ता रोज मुसलसल जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं। उन ड्रोन हमलों में जो है वो बिन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। तो ये जंग आगे की तरफ बढ़ रही है। वो यमन भी अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त वो जो मजलूमों की जो बात है वो जाहिर है कि 31 से 32 हजार के लगभग आवाम शहीद हो चुके हैं, मासूम बच्चे हैं, खवातीन हैं। ये नंबर ये सबको पता है कि हम यहाँ पर बैठ के बताएं ये कोई बात नहीं है। ये बातें आजकल सोशल मीडिया हर जगह पर लोगों पर आम है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना चाहिए। हमारी हुकूमत पाक की यहाँ पर बात होनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान क्यों खामोश है, हमारे उलमा क्यों खामोश है, हमारे सियासी जो हुक्मरान हैं, जो सियासी लीडरशिप है वो क्यों खामोश है, क्यों अब तक उन्होंने फलस्तीन के लिए कोई अमली तौर पर बात नहीं की, क्यों कोई डिप्लोमेटिक चैनल उन्होंने नहीं चलाए, क्यों कोई उन्होंने बातचीत नहीं की। आलमी बरादरी से आपका क्या मुतालबा, क्या कहेंगे? सऊदी आलमी अरब, बरादरी तो यूएई, यही है जो मुस्लिम, अभी ओआईसी। बिल्कुल जो आलमी बिरादरी की बात है, देखिए जो अभी मौजूद मेहमान बात कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या है सिक्योरिटी काउंसिल? ये खुद एक ढकोसला है, ड्रामा है। ये जब अफगानिस्तान पे हमला करना हो तो ये आ जाते हैं वहाँ पर, ये किसी वीटो की भी परवाह नहीं करते, ये वहाँ पे आके हमला कर देते हैं। जब इराक पे हमला करना हो तो इनको किसी वीटो की परवाह नहीं होती, ये फौजें उतार देते हैं। अब तो ये खुद सारे के सारे बैठकर वहाँ पर, सबसे बड़ी जो शैतानी हुकूमत अमेरिका की है वो खुद इस जंग के अंदर सरपरस्त है। बरतानिया की हुकूमत इस जेनोसाइड की सरपरस्त है। तो अगर ये वीटो करे ना करे, इनसे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन साबिर साहब, एक मुझे काम अचानक से जरूर याद हुआ आया कि है। अगर तारीख की बात करें तो हमारे वो पायलट्स ही थे जो कि गए थे, और उनके पास तो एज अ ट्रॉफी इजरायली पायलट्स का वो जी सूट भी पड़ा हुआ है। उनमें से एक सॉरी, अलवी साहब भी थे, एयर वाइस दोबारा मार्शल। बताएं, दोबारा बताएं। 1967 और 73 में हमारे पायलट्स ने जंगें लड़ी हैं भाई जाकर। जी हाँ। हमारा ये तारीखी किरदार है। लेकिन अभी जो बेहिसी है, अभी जो खामोशी है, हम तो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसको वही कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाओ, वही हमारे पायलट्स वहाँ पे होने चाहिए, वही हमारे लोग वहाँ पे होने चाहिए, उनकी वो मदद होनी चाहिए बिलाखिर। क्यों नहीं हो सकती? क्यों आखिर जो है ना हम सऊदी अरब के दबाव के अंदर हैं, क्यों हम अमेरिका के दबाव के अंदर हैं, क्यों अमेरिका की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, हम अमेरिका की पॉलिसी को क्यों बढ़ाते हैं आगे? जी मेरी ठीक समझ है, में ये बात नहीं मैं आती। हम वापस ये आता क्यों हूँ नहीं आपकी कहते? जानिब। जी जावेद साहब आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और वो इसराइल के हवाले से वो उस तरह से अपना रोल नहीं अदा कर रही जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है? मेरे ख्याल इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो है, एक तो वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और अस्करी एतबार से पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया में बड़ी हैसियत है, लेकिन उसके मुताबिक उनका जो रवैया है वो अफसोसनाक है। लेकिन पाकिस्तान में ये समझा जाता है, एक परसेप्शन है कि अरब ममालिक जो है, जो नेबरिंग कंट्रीज है जिनका आपने तस्करा किया है, मिस्र है, उर्दन है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, दूसरे शाम है, ये सारे ममालिक जो है ये क्यों खामोश बैठे हुए हैं? इन्होंने 67 की वॉर में इनका बहुत सा इलाका छीन लिया गया था और बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका इनसे लिया गया था। वो इन्होंने वो अब तक वापस नहीं ले सके। 73 की वॉर में फिर इनसे बहुत सारा इलाका छीना गया और ये अपना इलाका वापस नहीं ले सके। ये सारी जंगें हारते रहे हैं और इनकी कोई आपस में इत्तेहाद नहीं है, इनकी कोई स्ट्रेटजी, जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं है कि इसराइल की इस सारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, तोसी पसंदी, इसको कैसे रोका जाए। कुछ भी उनके पास नहीं है, उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी है, तेल की, गैस की दौलत, खरब डॉलर उनके पास है और बड़ी बड़ी अमेरिका उनको खरबों डॉलर के टैंक्स और ड्रोन्स और जहाज और पता नहीं कौन कौन सा सिस्टम भेज अलमिया चुका ये है। ना जावेद साहब, लेकिन जब अमेरिका से वो डिफेंस सिस्टम लेंगे तो फिर उसको इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखे ना, बात यह है कि अगर आपको के पास आपको ये पता ही नहीं है कि आपका असल दुश्मन कौन है और कौन आपके ऊपर कब्जा कर रहा है, आपकी आपकी जमीनों पर। किंग अब्दुल्ला ने एक फार्मूला पेश किया था, लैंड फॉर पीस। उन्होंने कहा था कि अच्छा ऐसे करते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं एज ए स्टेट, लेकिन हमारे इलाके वापस कर दे जो उसने छीने थे 67 73 में। उसको इसराइल ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने ऐसे ही डावाडोल सा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, लेकिन उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की।
और ये एक बड़ा मौका था कि लैंड फॉर पीस फार्मूला अगर एक्सेप्ट हो जाता तो टू स्टेट थ्योरी जो है कि दो रियासती हल, कि इसराइल को भी तस्लीम कर लिया जाए और फलस्तीनियों की अलग रियासत बना दी जाए। ये एक अरसे तक बहुत ज्यादा अभी तक भी डिबेट हो रही है। अभी बहुत से मालिक जो और यूरोपियन लेकिन उस ममालिक पे हालिया इसराइल का मौक़िफ़ आ चुका है क्लियरली कि अब हम उसको भी नहीं मानते, अब सिर्फ एक ही स्टेट है, उसका नाम इसराइल है। ये मौक़िफ़ आया है। मैं वापस आता हूँ। देखे ना इस जी। और इसकी उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये देख लिया पिछले 10 15 20 सालों में कि इनमें कोई हिम्मत नहीं है, कोई जुर्रत नहीं है, इनके पास कोई डिप्लोमेसी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर इनका कोई क्लाउट नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला करवा पाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से या दूसरे इदारों से। लिहाजा वो अब खुलकर खेल रहे हैं और उनको ये जो करेज मिला है एंड दे आर एम्बोल्डन, उनको जो जुर्रत मिली है वो इसीलिए मिली है कि ये जो अरब और इस्लामी मुमालिक हैं ये बेचारे इम्पोर्टेंट है और ये कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा उसका ये जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है इसराइल, ग्रेटर इसराइल का, उसको वो पाया तकमील तक पहुंचा रहा है। और हम जो है फलस्तीनी जो मुसलमान है उनको हमने आगे कर दिया है, भेड़ बकरियों की तरह उनको ज़बह कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है स्कूलों, कॉलेजों, मस्जिदों पे। और अब तो यह है कि रमजान मुबारक में उन्होंने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से भी रोक दिया। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सो मैं समझता हूँ कि ये इट इज हाई टाइम कि इस्लामी दुनिया बैठे और अगर उनमें अकल है, शऊर है और वो अपने कोर इंटरेस्ट, बुनियादी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो फिर उनको इकट्ठा होना चाहिए ठीक है, ये जो और आपने एक जॉइंट मफादात की स्टैंड। बात की है जावेद साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि साबिर साहब ये कौन से मफादात हैं इस्लामी ममालिक के जो कि एट स्टेक उनको लगता है कि हैं अगर वो इस मसले के हल की जानिब जाते हैं तो। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक जी। साबिर साहब, जावेद साहब ने जो जिक्र किया ब्रेक से पहले कि मुस्लिम ममालिक के इंटरेस्ट हैं और उनको खदशात हैं, वो आप क्या समझते हैं कि क्या खदशात हैं और क्या इंटरेस्ट हैं जिनको उनको लूज़ करने का डर है या खदशा है? देखिए, जहां तक शाम और इराक की बात है तो शाम और इराक तो वो बदल चुके हैं। अब शाम और इराक ने पहले भी रेजिस्टेंस की है और इस वक्त जो शाम और इराक की रेजिस्टेंस है वो बहुत ही मिसाली है। और इंशाल्लाह ये अनकरीब हम देखेंगे कि ये शाम से और इराक से अमरीकी फौज का इनखला जब होगा तो ये दुनिया देख लेगी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये अपना लोहा मनवा लेगी और अब तक मनवाया है। आज अगर इराक से ड्रोन जा रहे हैं खुदकश बिन गोरियन एयरपोर्ट पर तो इसका मतलब है कि इराक अपना किरदार अदा कर रहा है। और आज अगर शाम के अंदर अमरीकी छावनियों के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि शाम में भी रेजिस्टेंस खड़ी हो चुकी है और अनकरीब जोलान की पहाड़ियां भी वापस ली जाएंगी। और दूसरी जो बात है, देखिए, सऊदी अरब को, तुर्की को, जॉर्डन को, मिस्र को, कतर को, अरब अमारात और बहरीन को, पूरे अरब दुनिया समझना ये गलत है। ये 6 7 8 ममालिक हैं कि जिन्होंने इसराइल के मफादात के लिए पूरे खित्ते को यरगमाल बनाया हुआ है और यही हमें इनको सुधारना है। ये अगर राह रास्त पर आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो अपना काम वो कर रहे हैं। ईरान अपना काम कर रहा है, इराक जैसे तैसे अपना काम कर रहा है, लबनान के अंदर से काम हो रहा है, शाम के अंदर से, हत्ता यमन, दुनिया अरब का गरीब मुल्क है यमन, वो अपना काम अंजाम दे रहा है। सवाल ये है, देखें, जो हुक्मरान इसराइल जैसी दहशतगर्द कातिल रियासत को, गासिब रियासत को पानी पीने का उनकी फौज के लिए सप्लाई कर रहे हैं, तेल सप्लाई कर रहे हैं, गैस सप्लाई कर रहे हैं, वो कैसे फलस्तीन के साथ हो सकते हैं? एक आदमी अमेरिका के साथ है, एक आदमी फलस्तीन के साथ होगा, ये नहीं हो सकता। अगर आप फलस्तीनियों के हक की बात करते हैं तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। हमें कोई थ्योरीज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल अच्छा साबिर साहब बताइएगा, जो आपके फ़लस्तीन फाउंडेशन है, अगर कोई एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी शहरी वो इमदाद करना चाहता है, हेल्प आउट करना चाहता है, तो आपकी जो फाउंडेशन है उसके ज़रिए कैसे कर सकता है? बिल्कुल, वो हमसे रब्ता करे। यहाँ पर हमारा ताउन जो है वो हम अल खिदमत के साथ भी काम कर रहे हैं। हम उनको वो रेफर करेंगे अल खिदमत के साथ, और दीगर एनजीओ हैं हम उनके साथ उनको करेंगे, क्योंकि हमारा एक ज्वाइंट कोऑपरेशन है जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है जावेद साहब, जो साबिर साहब गिला कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि गिला जायज़ है और ठीक जायज़ कर गिला है? बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को 1948 में एक नाजायज रियासत करार दिया था वो तो रियासत और पाकिस्तान मुस्लिम, भी तो अभी तक उसी स्टैंड पे खड़ी है जावेद साहब। जी बिल्कुल खड़ी है।
और मैं समझता हूँ कि हम हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर रहा है पिछले चंद दहाइयों में कि इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए जाए। मुशर्रफ साहब के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में खास तौर पे बहुत ही कोशिशें हुई और उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे खुर्शीद महमूद कसूरी, उन्होंने इस पे बड़ी बात भी की है और उनके और इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दरमियान एक मुमकिना मुलाकात की कोशिशें भी होती रही हैं। और भी कई पसे पर्दा ऐसी कोशिशें हुई हैं कि इसराइल और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता रहा कि अगर सऊदी अरब और दूसरे इस्लामी मालिक जो हैं वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करें तो हमारा क्या झगड़ा है। हमारी एक सफीर थी बेगम आबदा हुसैन, उन्होंने एक दफा 90s में ये बयान दिया था कि हमारा तो इसराइल से बराह रास्त कोई झगड़ा ही नहीं है, झगड़ा तो हमारे अरब ममालिक का, मुसलमान मुल्कों का है। अगर उनके ताल्लुकात नॉर्मल होते हैं तो हमारा पीछे कोई झगड़ा ही नहीं है। ये भी एक थिंकिंग यहाँ पे है। और एक ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो इसराइल के दौरे कर चुका है और कोशिशें की जाती रही हैं, उसमें कुछ उलमा भी शामिल है कि इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन ओवरवेलमिंग गालिब अक्सरियत पाकिस्तान की मुसलमानों की इसके खिलाफ है कि उसके साथ कोई राब्ता, कोई सफारती ताल्लुक या किसी किस्म का कोई तजारत कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी वो है जिसका ऐलान कायदे आज़म ने किया था और पाकिस्तान मस्ट फॉलो दैट पॉलिसी। ठीक है। और सब्सिक्वेंटली जो कुछ अब हो रहा है और होता रहा है पिछले 40-50 सालों के अंदर, उससे तो एस्टेब्लिश हो गया है कि फलस्तीनी जो मुसलमान हैं, जिनकी ये जमीन है जहां से सारे पैगंबर जो है वो पैदा हुए और आए और उन्होंने जो है अल्लाह की वादानियत की तरवीज और उन्होंने तबलीग की है, वो सारों के सारे इलाके मुकद्दस इलाकों पर कब्जा हो चुका है और मुसलमान जज्बाती तौर पर बड़े मजरूह हो चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक जॉइंट स्ट्रेटजी की जरूरत है और मुसलमान ममालिक खासतौर पर अरब मुसलमान ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको इस सिलसिले में अच्छा, बहुत जरूरत तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपको दिखाई ऐसा दे रहा है कि इज इट गोइंग, मतलब ये पॉसिबल है? It doesn't seem to इज be इट गोइंग टू possible हैपन? इसलिए कि because of the Western influence कि वो ज्यादातर उनकी जो मईशतें हैं उनका ताल्लुक जो है वो मगरब के साथ है। ठीक है, और अपेरेंटली ये ऐसा जब होगा बात नहीं। जावेद साहब आगे बढ़ते हैं। जो वेस्ट है और वेस्टर्न मीडिया, वो साफत पे और साफती अकदार और साफ़ियों की ज़िंदगी और वॉर जोन में रिपोर्टिंग के हवाले से उनके राइट्स की बड़ी बात करता है। लेकिन कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जो 20 मार्च की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जंग में अभी तक 95 साफ़ी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो अगर आप समझते हैं कि कोई और दुनिया का हिस्सा होता, 95 तो दूर की बात, अगर एक सहाफ़ी भी अगर मारा जाता तो पूरी दुनिया में इनकलाब ना आ जाता सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, कि जुल्म हो गया, जबर हो जी गया, आज़ादी सहाफ़त वो तो को मार दिया गया, वो ख़त्म आवाज कर दिया। वो आवाज उठाते हैं मगरबी साफियों की, अगर वो मारे जाए। और लेकिन अगर दुनिया के बाकी खित्तों में साफी मारे जाएं तो ये उनका इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता। बयान तो जरूर दे देते हैं, कंडेम भी कर देते हैं, मजम्मत कर देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। सो मैं समझता हूँ कि जो टारगेट किए गए साफी इस जंग में, पिछले 30,000 जिसमें फलस्तीनी बच्चे, औरतें और दूसरे लोग शहीद हुए हैं, इस जंग के अंदर उन्होंने टारगेट किया है। मसलन अल जजीरा मुसलमान मुल्क का एक आउटलेट है, मीडिया आउटलेट है, उसके ब्यूरो चीफ को वहां पर मारा गया, टारगेट किया गया। और भी जो लोग टारगेट किए गए हैं वो सारे के सारे वो साफी थे जो प्रो फलस्तीन थे, फलस्तीन के हामी थे और जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसलिए 90 उनको तो इसमें टारगेट किया फ़लस्तीनी थे, इसीलिए तो शायद गया। तो अपेरेंटली उनकी फलस्तीनी जान की थे कदर नहीं है। और मुसलमान मुल्कों के साफी थे, उनको टारगेट किया गया। और मुसलमान ममालिक की जो मीडिया आउटलेट्स हैं या इदारे हैं, उनके साफियों के साथ ये सारा कुछ किया गया। मगरबी ममालिक के साफियों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था कि वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे उनका नुकसान नहीं हो रहा, उनका इमेज इससे खराब नहीं हो रहा और वो उनके जो मजालिम है वो छुपाए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इन साफियों को टारगेट किया
और उस पर मगरबी दुनिया की जो चैंपियंस हैं सहाफ़ती अक़दार के और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और सहाफ़ियों की जान बचाने के हवाले से जो बातें करते हैं, उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये एक सारा खेल जो है, ये एक सोचा समझा खेल है और इसमें इंसाफ की और इंसानी हकूक की और मुसलमानों की ज़िंदगियों की और मासूम लोगों की ज़िंदगियों की कोई उनकी अहमियत ठीक है, नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब और साबिर अबू मरीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख के करीब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं और इस आबादी के क्या मसाइल हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रही है। ख़ास तौर पर सूबा पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है इस मुल्क का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाक़यात ब्लास्फेमी के पेश आए हैं और उस हवाले से FIRs भी दर्ज हुई और कई अफराद जो हैं वो अपनी जान से भी उनको हाथ धोना पड़ा और मॉब लिंचिंग के भी वाक़यात कुछ पेश आए अनफॉर्चुनेटली। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रमेश सिंह अरोड़ा जो कि सूबाई वज़ीर हैं बराए अक़लियती उमूर पंजाब। वेलकम बैक जी। रमेश सिंह अरोड़ा साहब गालिबन कहीं मसरूफ़ हो गए हैं, अचानक से उनसे अब हमारा रब्ता ही मुनक़ता हो गया, तो नुशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। नुशाद साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी थैंक यू। नुशाद साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमने जो मसाइल हैं यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के उसका जिक्र किया और 3.5 मिलियन के आसपास आबादी है, 35 लाख के करीब माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि ज़ाती तौर पे बीइंग पाकिस्तानी असल मसाइल अक़लियत बरादरी के पाकिस्तान में हैं क्या? इससे पहले मैं 2 रेफरेंस देना चाहूँगा। एक तो अनफॉर्चुनेट वाक़या नहीं बल्कि वाक़यात जो कि फैसलाबाद में रिपोर्ट हुए थे, जड़ांवाला में, वहाँ पे 16 गिरजा घरों को आग लगा दी गई थी, मुतादिद घरों को भी जला दिया गया था। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में नुशाद साहब तकरीबन 2 साल पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसमें 2 जो स्टूडेंट्स थी उनकी किसी रिश्तेदार को ख्वाब में आया, उन्होंने ख्वाब देखा कि जो मौलमा हैं इन बच्चियों की, स्टूडेंट्स की, उन्होंने ब्लास्फेमी की है। तो इन बच्चियों ने छुरियों से वार कर करके उस मौलमा को उनको खातून को मार दिया और आज तकरीबन 2 साल के बाद जो कातिल थी उनके खिलाफ फैसला आ गया अदालत की जानिब से। तो ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात क्यों पेश आते हैं? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी नस्ल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब कानून कमज़ोर हो जाता है और रियासत जो है वो अपनी रिट कायम नहीं कर सकती, तो फिर लोग जो है वो उन्हीं कवानीन का और उसी रिट का सहारा लेकर जो जिसको दबा सकते हैं, जिसके ऊपर वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। अब ये देखिए कि बहुत सारे केसेस आपने बता भी दिए हैं, हमें भी मालूम है। यहाँ लाहौर के अंदर भी एक वाक़या हुआ था, ये यहाँ पर भी इसी तरह बस्ती की बस्ती जला दी गई थी। कोई आज से नहीं, हम दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। दरअसल ये वाक़यात होते इसलिए हैं कि आपका जो कानून है और आपकी जो हुकूमतें हैं, वो अपनी रिट जो है वो उस तरह से कायम नहीं कर पाती और लोग फिर उन कवानीन का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ब्लास्फेमी जो लॉ था, आपको मालूम है कि उसके ऊपर बड़ी एहतियात से बात की जानी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है और बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं, इसका बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल होता है। देखिए, ये सारा कुछ जो है जब कोई भी शख्स किसी चीज़ का दावा करता है, हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों ने जायदादें हथियानी हों, किसी की दुकान पे कब्जा करना हो, किसी की विरासत जो है उसकी विरासत उससे छीननी हो, यानी फैमिली के अंदर भी बाप बेटे बेटी और फैमिली, यहाँ तक भी लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों का जो कहते हैं उन कवानीन का या उन कवायद और ज़वाबित का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जहाँ उनको उससे फ़ायदा मिल रहा हो। और यही वो जगह होती है जहाँ रियासत अपनी रिट कायम करती है, ये बताकर कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये आपको करने की इजाज़त नहीं है, या आपको कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ टोले ऐसे हैं। आपको याद होगा जड़ांवाला वाक़या की जब आप इन्वेस्टिगेशंस आई तो आपको ये मालूम हुआ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हैं, हमारा जो दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, उसके भी इसके अंदर जो ताने बाने मिलते थे और एक मखसूस तंजीम के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करके वो एक नेटवर्क बनाया गया और नेटवर्क बना के ये सारा काम किया गया। लेकिन मौका हमने खुद दिया। अच्छा नुशाद साहब,
आप समझते हैं कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि लाखों पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ हैं, वो यूरोप में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो कहने को मुसलमान ममालिक तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें सारे बेसिक राइट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है कि जो अफराद जिनका ताल्लुक उस मुल्क से है, नस्ल दर नस्ल वहाँ पे रहते हैं, उनका जिस मज़हब से ताल्लुक है, उनको हम पाकिस्तान में उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते, सिक्योर नहीं कर पाते, उनके राइट्स उनको नहीं दे पाते। तो देखिए, दिए जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। बुनियादी इंसानी हकूक जो है, वो चूंकि बुनियादी इंसानी हकूक है, उसके ऊपर कोई शख्स, मुझे तो आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो कहे कि किसी को बुनियादी इंसानी उसका जो हक है वो ना दिया जाए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देना किसने है। ये रियासतों ने देना है, ये हुकूमत ने देना है। रियासतें जो हैं वो रूटीन के अंदर अपने जो जो मामलात होती हैं, जो उसको गिवन लॉ होता है, उसके साथ वो चलाकर वो ये इंश्योर करती हैं कि जो किसी को राइट मिला है वो उसको मिल जाए। और जो हुकूमतें होती हैं वो उन तमाम कमी कोताहियों का, जहां पे लूप होल्स हैं या जहां से लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कवानीन का, या जहां प्रॉब्लम आ रही है, वो उन बॉटलनेक्स को दूर करते हैं, वहां पे उन जो पिलफरेजेस है उनको रोकते हैं, कवानीन की उनकी दुरुस्तगी करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और हुकूमत के साथ आज निशात से साहब, पाँच कता सात दस कलामी के साल लिए बाद का माजरत, विजन। इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, हुकूमत के साथ या रियासत के साथ आप समझते हैं कि जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो हमारे उलमा हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो इस पर बड़ा कलीदी रोल अदा कर सकते हैं? यकीनन यकीनन उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर अगेन मैं आपको बताऊंगा कि ये अगेन हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि इन उलमा को मोबिलाइज करे, इन उलमा को अपने साथ जोड़ ले, इनको जोड़कर तमाम जो मकतबा हाय फिक्र हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो मुसलमानों के डिफरेंट फिका हैं, उन फिका तमाम तर फिका जो मौजूद है, उनके जो उलमा कराम हैं, उनको इकट्ठा करें, एक जगह बिठाएं, और जो भी मसला दरपेश है उनको मोबिलाइज करने के बाद ही आप उनसे कोई राय लेंगे ना। और राय लेने के बाद उनके जरिए जो है वो लोगों तक पैगाम पहुंचाएं। आपके जो इमाम मस्जिद है, आपके जो जितने भी दीनी लीडर है, ये सारे आपके जो है मैसेंजर होते हैं, ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं। चूंकि ये ओपिनियन मेकर्स होते हैं, इसलिए इनके जरिए राय आमा जो हमवार करने का काम है वो ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। मामला सिर्फ ये है कि इसमें इसमें हुकूमत की इंटेंशन, नेक नीति और उसकी जो जो काम करने की जो जो विल, वो मैटर करती है। और जिस जिस हुकूमत ने जब जब जो जो करना चाहा है, अगर असम्बलियों में तनख्वाहें बढ़ानी हो, और भट्टी साहब आपको पता है ना कैसे रातों रात बढ़ती हैं, जब असम्बली मेंबरान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी हो, तो जहां कानून साजी की जरूरत है, जो आज की वक्त की जरूरत है, जहां जहां पे वो तो सर कई कवानीन में दफ़ा सुकम गाड़ियाँ रह गए हैं इंपोर्ट या करने के पुराने लिए आम आवाम को पता ही नहीं चलता, एक दो दिन के लिए खुल जाती है, वो ड्यूटीज़ वहाँ पे माफ़ हो जाती हैं और पता चलता है कि दो चार छः गाड़ियाँ आनी थी वो पास हो गई। देखिए ना, यही तो मैं कह तो रहा हूं कि जहां पे उनकी जरूरत अपनी है, वहां पर वो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना टाइम का पता चलता है, और ना ही वो क्या कहते हैं, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। तो बात यह है कि जो अच्छा आवाम के नुशात मसाइल साहब, है, आखिरी खासतौर सवाल, पर। वक्त कम रह गया। रिलीजियस टूरिज्म, इस पे बहुत अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है पाकिस्तान। कटास राज है उसको, तो यस। वो अब हिंदुओं को पता है, हिंदुस्तान में किसी हिंदू से पूछेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या उनके लिए, उनके मज़हब में। जैसे करतारपुर हमारे हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल है। तो क्या हम पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उसको मैकेनिज्म ऐसा बनाया जाए कि उसके ज़रिए एक अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए? यकीनन कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर उसके पास ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज मौजूद हो जिस तरह के पाकिस्तान के पास है। मैं समझता हूँ शायद कई 100 गुना जो है आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो कुछ आज आप इकट्ठा करते होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सोसाइटी के अंदर से एक्सट्रीमिज्म खत्म करना पड़ेगा, इंतहा पसंदी खत्म करनी पड़ेगी, लोगों को ये बात समझानी पड़ेगी कि जो लोग यहाँ आते हैं वो इन मुकामात को देखना चाहते हैं। इससे आपकी ना नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आती है, ना आम आदमी को कोई इसका मसला है, बल्कि वो जब आते हैं तो वो रेवेन्यू लाते हैं। मैं ऐसे ममालिक को भी जानता हूं दुनिया के अंदर जहां सिर्फ इस वजह से वीजा मिल जाता है कि चलो कोई कोई शख्स आएगा तो वो थोड़े से पैसे फर्ज करे उनके मुल्क में आएंगे ही ना, तो आने के बाद अगर उनका मैकेनिज्म जो उनका सिस्टम है वो अगर फुली इंटैक्ट है तो बंदा वापस भी चला जाएगा। सो बात समझने की ये है कि ये जो हमने छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बनाए हुए हैं, हमने हर चीज के ऊपर यहाँ पे लोगों को इतना इख्तियार दिया हुआ है, मुख्तलिफ ठीक है। ग्रुपों को, रिलीजियस ग्रुपों को, इन लोगों को कंट्रोल करके, मैं कंट्रोल का मतलब लाठी से नहीं, कंट्रोल का मतलब उन्हें समझा कर कि वो जाने अनजाने
मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर देते हैं, जिसकी उनको ख्वाहिश भी नहीं होती और जिसका उनको फायदा भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया। सो ये एक प्रोसेस है डायलॉग का, ठीक है, जिसको मुसलसल किया जाना चाहिए। इससे राहें हमवार होंगी कि आपके यहाँ टूरिज्म जो है ना, वो पॉइंट रिलीजियस टूरिज्म भी वो बन बहुत सके, शुक्रिया डेवलप हो मिफ्ताह सके। साहब। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मुलाकात होगी।